बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम पॉइंटर्स को जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड करके मैंने इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को वॉच करके प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स जैसा कि दोस्तों नाम से जाहिर है कि पॉइंटर पॉइंट करने वाला, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर किसी चीज़ का वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हो, उसको हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे की हुई है बुक वालों ने, तो आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने कहना है पॉइंटर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन विच अ मेमोरी एड्रेस इज स्टोर्ड। दे कंटेन अ मेमोरी एड्रेस नॉट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। समझ गए? ओके, तो कह रहा है कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं हमारी C++ लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। इनके अंदर एड्रेस स्टोर होते हैं, इनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। ठीक है, चलें अब मैं आपको इसको शेप के जरिए, अगर डायग्राम के जरिए समझाऊँ तो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम के जरिए समझाया हुआ है। मान लो दोस्तों, ये आपके पास दो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, बॉक्स नजर आ रहे हैं। एक ये बॉक्स है जो कि एम्प्टी है, और ये एक दूसरा बॉक्स है। अब ये जो दूसरा बॉक्स है दोस्तों, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। ठीक है, तो ये जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये एक वेरिएबल है, और जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं ना पड़ा हुआ है, एम्प्टी है, ये एक पॉइंटर है। यानी ये पॉइंटर जो है वो बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है इस वेरिएबल के एड्रेस को जिसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी हुई है। ठीक है, तो यही होता है पॉइंटर, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल जिसके अंदर आपकी वैल्यू पड़ी होती है उसका एड्रेस पड़ा होता है। सो ये जो एम्प्टी वेरिएबल है ना, बेसिकली ये एक पॉइंटर है, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस ब्लॉक ये जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ ना, इसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिटेल से नीचे समझाया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे चले मैं आपको इसको पहले यहाँ पे वो कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल पॉइंटर। तो पॉइंटर को बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे जरा गौर से देख लें दोस्तों। पॉइंटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं डाटा टाइप। जिससे आपको पता है नॉर्मल किसी वेरिएबल को बनाने के लिए हम डाटा टाइप बताते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, जो भी। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया इंट। इंट के बाद दोस्तों हम लगाते हैं स्टैटिक। स्टैटिक के बाद लगाते हैं अपने पॉइंटर का नाम। तो मैंने अपने पॉइंटर का नाम रख लिया PTR। ठीक है, PTR। तो ये बन गया दोस्तों एक पॉइंटर। ये क्या बन गया, एक पॉइंटर। दिस इज अ पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट x इक्वल टू 10। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर आपकी कोई वैल्यू होती है वो एक वेरिएबल होता है, और हर वो चीज़ जिसके अंदर आपका किस एड्रेस होता है मेमोरी का, वो एक पॉइंटर होता है। तो वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या एक वेरिएबल है। अब दोस्तों मान लो आप चाहते हो ये जो x वेरिएबल है ना, इसका जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, मान लो दोस्तों ये जो x वेरिएबल है ना, इसका मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है ना वो है, मान लो कितना, मान लो 5000। ठीक है, मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस है 5000। अब आप चाहते हो ये जो x का एड्रेस है ना 5000, ये किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, किसी खास स्पेशल वेरिएबल में। तो आपने क्या किया, आपने कहा PTR इक्वल टू एंड x। ठीक है, अब PTR क्या था, PTR एक पॉइंटर था जिसके अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, आपने x का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब x का एड्रेस कैसे स्टोर हुआ, क्योंकि दोस्तों जब आप इस तरह लिखते हो ना, तो आपको पता है ना, राइट साइड पर अगर किसी वेरिएबल का नाम लिखे तो उसकी वैल्यू उठ के जो है वो स्टोर हो जाती है किसी दूसरे वेरिएबल में। तो यानी ऐसे जब आप ऐसे लिखते हो ना PTR इक्वल टू x, तो क्या होगा, x की जो वैल्यू है ना 10, ये उठ के जो है वो इस PTR में स्टोर हो जाएगी। लेकिन हमने ये PTR कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक स्पेशल पॉइंटर है, इसमें हमने एड्रेस स्टोर करना है। तो दोस्तों जब हमने राइट साइड पे किसी वेरिएबल का एड्रेस लेना हो ना, तो उस वेरिएबल के शुरू पे ये एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, अब ये x का वैल्यू नहीं उठाएगा, बल्कि x का जो एड्रेस है ना, यानी ये जो 5000 है, ये इसका एड्रेस, ये उठा के जो है इस PTR पॉइंटर को दे देगा। तो इस तरह दोस्तों हम एक पॉइंटर बनाते हैं, और उस पॉइंटर के अंदर किसी भी वेरिएबल का जो है वो एड्रेस जो है वो स्टोर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये दोस्तों, आपने पॉइंटर को जिस वेरिएबल का एड्रेस दिया ना, उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है ना, वही सेम डाटा टाइप पॉइंटर की भी होनी चाहिए। यानी दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। यानी अगर आपके वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है ना, तो आपके पॉइंटर की डाटा टाइप भी इंट हो। अगर वेरिएबल की डाटा फ्लॉट है तो पॉइंटर की डाटा टाइप भी फ्लॉट हो। तो यानी दोनों की डाटा टाइप, यानी जो पॉइंटर है जिसको आप एड्रेस दे रहे हो उसकी, और जिससे एड्रेस ले रहे हो जिस वेरिएबल से उसकी, दोनों की डाटा टाइप यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ये कंडीशन है।
अगली बात ये आती है कि हम किसी पॉइंटर को किसी वेरिएबल का एड्रेस देते क्यों हैं, इसकी लॉजिक क्या है। हम वैसे भी तो डायरेक्ट किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम फिर एड्रेस क्यों देते हैं किसी पॉइंटर को। दोस्तों हम एड्रेस इसलिए देते हैं, अब इसको छोटी सी एग्जांपल से कवर करता हूँ। मान लो आपका एक फ्रेंड है और आपने उसके घर जाना है, ठीक है, और आपको ये पता कि उसका घर लाहौर में है, लेकिन आपको उसके प्रॉपर एड्रेस का नहीं पता, सिर्फ आपको ये इतना पता कि आपका दोस्त जो है वो लाहौर में रहता है। अब दोस्तों जब आप लाहौर जाओगे तो अपने दोस्त का एड्रेस यानी उसका घर ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, आप पूरे लाहौर को क्या स्कैन करोगे, पूरे लाहौर को विजिट करोगे? नहीं। अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी जो है ना इतने साल लग जाएंगे आपको, तो पूरा इतना बड़ा लाहौर है, अब इतने बड़े लाहौर को विजिट करते हुए आपको तो 1 बाय 1 चेकिंग करते हुए कि आपके दोस्त का घर कहाँ है ढूंढते बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी दौरान मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने दोस्त का एड्रेस जो है, जो उसका प्रॉपर एड्रेस है, वो अपने पास स्टोर कर लो, और देन जब भी आपने उससे मिलना होगा तो आप उसके एड्रेस पे चले जाना, तो ये ज़्यादा इजी है या वो पहले वाला सीन ज़्यादा इजी है कि आपका दोस्त तो है, आपको पता हाँ ठीक है मेरा दोस्त है, ठीक है, आप उसको हालांकि एक्सेस भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ उसका एड्रेस नहीं है, तो आपको ढूंढते हुए देर लगेगी। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों मेमोरी के अंदर भी जब आप इस तरह करते हो ना, आप लिखते हो इस तरह से, आप लिखते हो वैल्यू ऑफ एक्स और आगे आपने सिंपली क्या दिया, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो दोस्तों मेमोरी के अंदर हमारे कंपाइलर को मेमोरी के अंदर इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू ढूंढने के लिए बहुत देर लगती है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, हमने कहा इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो इसमें स्टोर कर दिया अपने एक पॉइंटर में। अब दोस्तों हमने जब भी एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी होगी ना, हम सिंपल एक्स को नहीं ढूंढेंगे, हम कहेंगे पीटीआर को पकड़ो, क्योंकि पीटीआर के पास मेरे एक्स वेरिएबल का एड्रेस है। तो सिंपल जब भी आप लिखोगे ना पीटीआर, तो ये सिंपली आपके एक्स वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि आप पीटीआर खुद कुछ भी नहीं है, पीटीआर के पास बेसिकली क्या है, एक्स का एड्रेस है, एक्स वेरिएबल का। सो अब पीटीआर का जब भी आप नाम बोलोगे ना, तो ये फ़ौरन से आपको एक्स वेरिएबल का एड्रेस दे देगा। अब दोस्तों पीटीआर के आपको पॉइंटर की जो है समझ आ गई कि पॉइंटर क्या होता है, इसमें किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको एड्रेस कैसे किसी वेरिएबल का देते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, इसको प्रिंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप जो है अगर पीटीआर को ऐसे प्रिंट करते हो, यानी सी आउट के जरिए अगर आप लिखते हो स्टैटिक आगे अपने पॉइंटर का नाम, ये पीटीआर मेरे पॉइंटर का नाम है, आप पॉइंटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, मैंने पीटीआर रखा है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस तरह स्टैटिक और आगे पॉइंटर का नाम लिखते हो, तो ये बता के डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ द एक्स। यानी अगर आप सी आउट के अंदर स्टैटिक पॉइंटर का नाम, स्टैटिक के आगे पॉइंटर लिख दोगे ना, यानी स्टैटिक पीटीआर लिखोगे अपने पॉइंटर का नाम, तो ये जो है आपको क्या प्रिंट करेगा, इसके पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। यानी इसके पास किसका एड्रेस है, एक्स का, तो ये एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। दूसरा स्टेप, अगर दोस्तों आप सिंपल पीटीआर लिखते हो, सी आउट के अंदर, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये आपको एड्रेस ऑफ द एक्स प्रिंट कर देगा, एड्रेस ऑफ द एक्स। यानी अगर आप विदाउट स्टैटिक अपने पॉइंटर का नाम लिखोगे ना सी आउट के साथ, तो ये आपको उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर देगा जिस वेरिएबल का एड्रेस इसके पास स्टोर है। तीसरा तरीका, अगर दोस्तों आप सी आउट के अंदर एंड पीटीआर यानी एंड के ऑपरेटर के साथ अपने पीटीआर का नाम, अपने पॉइंटर का नाम लिख दोगे, तो ये क्या करेगा, ये पीटीआर अपना इटसेल्फ अपना खुद का एड्रेस प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। यानी एंड पीटीआर लिखने से क्या होगा, ये पीटीआर अपना जो इसका अपना खुद का एड्रेस है ना, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब मैं आपको तीनों करके दिखाऊं, ये देखिएगा ज़रा, मैंने आपको अभी क्या लिख के दिखाया, ये ऐसे लिख के दिखाया। चलिए मैं आपको इसको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ क्या जो मैंने बातें कही थी क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पे इन तीनों को मैंने कमेंट कर दिया और इन तीनों के आगे मैं इस तरह जो है अब सी आउट करता हूँ नीचे जाके। तो सबसे पहले मैं सी आउट के अंदर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए जो है एक्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक पीटीआर। उसके बाद अगर हमें एक्स का एड्रेस प्रिंट करना है, एड्रेस ऑफ एक्स, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा पीटीआर, जस्ट पॉइंटर का नाम। और अगर हम एड्रेस ऑफ पॉइंटर प्रिंट करना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एंड पॉइंटर का नाम लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें दोस्तों, वैल्यू ऑफ एक्स 10, एड्रेस ऑफ एक्स ये
0x23fe34, उसके बाद एड्रेस ऑफ पॉइंटर 0x23fe38। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से देखो जो मैंने बातें कही थी देखो फुलफिल हो रही हैं। ओके, तो ये था बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है, नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉइंटर। अब कांस्टेंट पॉइंटर कौन से होते हैं? देखो मान लो आपके पास एक वेरिएबल है x जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है, और आपके पास एक और वेरिएबल है y जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 20। अब आप चाहते हो इस x जो वेरिएबल है ना, इसका एड्रेस मैं किसी पॉइंट में स्टोर करूं, लेकिन जब मैं इस x वेरिएबल का पॉइंट यानी आपने कहा इंट, अब आपके वेरिएबल का डाटा क्या है इंट, तो आपने इंट टाइप का पॉइंटर बनाना है। इंट आपने लिखा स्टैटिक ptr ऐसे आपने कहा लिया, ठीक है, अब पॉइंटर बन गया। अब इस पॉइंटर को आपने एड्रेस देना है x का, तो आपने कहा ptr इक्वल टू एंड x, तो x का एड्रेस मिल गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मान लो आप चाहते हो कि अब जो है ना पहले x का एड्रेस मिले, फिर उसके बाद ptr को नया एड्रेस मिल जाए किसका, y का, तो आपने y का एड्रेस दे दिया। अब मैं अगर कंपाइल करूं तो ये देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, नो इशू एंड नो एरर। लेकिन इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे एक नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि आप जब मर्जी ptr का एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हो, यानी पहले आपने x का एड्रेस दिया, फिर y का दे दिया, फिर आप बाद में किसी और का भी दे सकते हो, फिर किसी और का भी। मान लो दोस्तों आप ये चाहते हो कि आप इस ptr पॉइंटर को जो भी एड्रेस दो ना वो फिक्स हो जाए, यानी वो फिर कभी भी चेंज ना हो। उसके बाद आप उसे ज़बरदस्ती अगर कोई एड्रेस देने की कोशिश करो ना तो फिर भी वो एड्रेस चेंज ना हो। तो उसके लिए दोस्तों हम बनाते हैं कॉन्स्टेंट पॉइंटर। अब कॉन्स्टेंट पॉइंटर कैसे बनाते हैं? कॉन्स्टेंट पॉइंटर बनाने के लिए दोस्तों ये स्टैटिक, ये जहाँ पे हमने स्टैटिक ptr लिखा ना अपने पॉइंटर का नाम, इस स्टैटिक बाद आप लिखते हो कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट और आगे स्पेस दे देते हो, यानी इस तरह ये बन गया कांस्टेंट पॉइंटर। जिसमें कांस्टेंट पॉइंटर कैसे बनता है, पहले डाटा बताते हैं, फिर स्टैटिक, फिर कॉन्स्ट कीवर्ड। ये कॉन्स्ट कीवर्ड है, ठीक, स्पेशल कीवर्ड है जो आपने लिखना ही लिखना है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड है। उसके बाद दोस्तों अपने पॉइंटर का नाम, तो मेरे पॉइंटर का नाम है ptr, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब दोस्तों ये बन गया एक कांस्टेंट पॉइंटर। अब आप इसको जिसका भी एड्रेस दोगे ना पहली दफ़ा वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद कभी भी आप इसमें एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज़, कांस्टेंट पॉइंटर को हमेशा एड्रेस उसी वक्त देते हैं जिस वक्त हमने उसको डिफाइन करते हैं, यानी जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं, यानी जिस लाइन में आपने कांस्टेंट पॉइंटर बनाया है ना उसी सेम लाइन पे आपने उसको एड्रेस देना है, यानी कुछ इस तरह से इक्वल टू एंड x, इस तरह से। ठीक है, अगर आप दूसरी लाइन पे जाके उसको एड्रेस दोगे ना इससे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कांस्टेंट पॉइंटर की दो शराइत हैं। पहली कहता है कांस्टेंट पॉइंटर के अंदर एड्रेस उसी वक्त देते हैं जब हमने पॉइंटर जिस लाइन पे क्रिएट किया ना उसी लाइन पे आपने इक्वल लगा के उसको एड्रेस दे देना। दूसरा, कांस्टेंट पॉइंटर में कभी भी एड्रेस फिर एक दफ़ा जो एड्रेस दे देना है उसके बाद कभी भी वो एड्रेस चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब करके दिखाऊँ आपको, देखिएगा यहाँ पे मैंने x का एड्रेस दे दिया ptr को, अब x का एड्रेस मिल गया ptr को। अब दोस्तों ये फिक्स हो गया। अब y का एड्रेस अगर दोगे ना तो ये आपको एरर देगा। ये कंपाइल करूँ, ये कंपाइल किया और यहाँ पे देखो दोस्तों ये कह रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ptr। कहता है जनाब ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है और अब ये सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें कभी भी राइट नहीं कर सकते, यानी डाटा दोबारा अगेन राइट नहीं कर सकते। जो आपने एक दफ़ा राइट बस करना था कर लिया, अब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, अब कभी भी आप इसमें नई वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है कांस्टेंट पॉइंटर। चलें जी, ये भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्वैपिंग। स्वैपिंग ये होती है दो नंबर्स को इंटरचेंज करना, दो नंबर को इंटरचेंज करना यानी स्वैप करना। अब यहाँ पे स्वैपिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो मान लो आपके पास एक इंट a नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर पड़ा हुआ है 10, और फिर आपके पास एक और वेरिएबल है कॉमा y नाम का जिसके अंदर पड़ा हुआ है 20। ठीक है, अब मान लो दोस्तों आपके पास दो पॉइंटर हैं, इंट एक स्टैटिक ptr1 के नाम से जिसके अंदर और एक कॉमा स्टैटिक ptr2 के नाम से। ठीक है, दो पॉइंटर मैंने बना लिए। अब पहले जो पॉइंटर है ना ptr1 इसको मैंने एड्रेस दे दिया x का, और जो मेरा दूसरा पॉइंटर है ना ptr2 इसको मैंने एड्रेस दे दिया y का। ठीक है, अब दोस्तों x का एड्रेस आ गया ptr1 के पास, y का एड्रेस आ गया ptr2 के पास। अब मैं इजीली जो है वो इनकी स्वैपिंग कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर के जरिए स्वैपिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने थर्ड वेरिएबल की स्वैपिंग करनी है तो आप थर्ड वेरिएबल बना सकते हो। अगर आपने विदाउट थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग करनी है तो आप ऐसे करोगे। यहाँ पे देखो आपने लिखना स्टैटिक ptr लिखने से क्या होता है आपको पता ना, स्टैटिक लिखने से उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो आपने लिखा स्टैटिक ptr1 इक्वल टू स्टैटिक ptr1 प्लस स्टैटिक ptr2। ठीक है, ये जो हैंडआउट्स वाले हैं ना यानी आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले, इन्होंने एक थर्ड वेरिएबल यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस तरीका करवाने लगा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा स्टैटिक ptr2 इक्वल टू, और यहाँ पे एक मिनट कहाँ से आ गया, ओके, फिर आपने कहा स्टैटिक ptr
1 माइनस स्टैटिक ptr2, फिर आपने किया स्टैटिक ptr1 इक्वल टू स्टैटिक ptr1 माइनस स्टैटिक ptr2। ठीक है, अब आपकी वैल्यू चेंज हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, देखो स्टैटिक ptr जो ptr1 था उसमें किसका एड्रेस था, ए का, सॉरी यहाँ पे आपने x क्यों दिया हुआ है, a2 और नीचे b2, नीचे b, यहाँ पे भी a एंड b है हमारे पास। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता ना ptr1 के पास क्या था, a का एड्रेस था, a का एड्रेस मीन a की वैल्यू थी, यानी ptr1 के पास था 10, ptr1 के पास था 10 और ptr2 के पास था 20। लेकिन अब जब मैंने स्वैपिंग किया ना, आप देखिएगा ptr1 के पास 20 आ गया, ptr2 के पास, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, देखिएगा स्टैटिक ptr, मैं कहता हूँ यहाँ पे ptr सॉरी वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू क्या थी 10, लेकिन अब देखिएगा 20 प्रिंट होगा। देखिएगा मैंने कहा ptr1, उसके बाद मैंने कहा सी आउट बैकस्लैशन, मैंने कहा वैल्यू ऑफ b जो कि क्या थी 20, लेकिन अब आपको 10 डिस्प्ले होगा क्योंकि मैंने स्वैप कर दिया ना स्टैटिक ptr2। अब आपको दिखाऊं, ये देखिएगा कंपाइल करता हूँ इसको, और ये देखें दोस्तों बूम, ये देखें a के पास 10 था लेकिन a के पास 20 डिस्प्ले हो रहा है, b के पास 20 था, b के पास 10 डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह हम दोस्तों जो है विद हेल्प ऑफ पॉइंटर जो है वो स्वैपिंग कर सकते हैं। अब आपको दिखाऊँ ये अमल हुआ कैसे है। सबसे पहले दोस्तों इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, ये वाले, इस लाइन में क्या था, इस लाइन में स्टैटिक ptr1 के पास क्या था 10 और स्टैटिक ptr2 के पास क्या था 20 और 10 को उसने आपस में ऐड किया, जो आप क्या 30, यानी इस लाइन के चलने से क्या हुआ, ptr1 के पास आ गया 30। उसके बाद क्या हुआ, इस लाइन के चलने से क्या हुआ, इस लाइन के चलने से ptr1 के पास क्या 30 और ptr2 के पास क्या अभी भी वही वैल्यू, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी वेरिएबल को आप कोई नई वैल्यू देते हो ना तो पीछे वाली वैल्यू डिलीट होती है और नई वैल्यू स्टोर हो जाती है, लेकिन जब आप किसी वेरिएबल में कोई नई वैल्यू नहीं ना देते तो उसमें वही ओल्ड वैल्यू स्टोर रहती है। तो ptr1 के पास नई वैल्यू आ गई है 30, जबकि ptr2 के पास कोई भी नई वैल्यू नहीं है, पुरानी वैल्यू ओल्ड वैल्यू है 20। ठीक है, तो 30 में से आपने 20 माइनस किया, जो 30 में से 20 माइनस किया, जवाब आया 10, वो 10 स्टोर हो गया ptr2 में, यानी ptr2 किसको पॉइंट कर रहा था 20 को, तो 20 में जाके स्टोर होगा 10। उसके बाद जब ये लाइन चलेगी तो इसने क्या किया, इसने 30 में से माइनस कर दिया 10 जवाब आया 20, वो 20 जाके स्टोर हो गया a में। तो इस तरह दोस्तों आप स्वैपिंग करते हो। सो ये इस टेक्निक को आपने याद रखना है, ये स्वैपिंग की एडवांस टेक्निक है विदाउट एनी टेम्प वेरिएबल। लेकिन अगर आपने टेम्परेरी वेरिएबल के जरिए करना वो तो बहुत ईजी है, पहले वेरिएबल की वैल्यू टेम्प वेरिएबल में रखो, फिर दूसरे की वैल्यू उठा के पहले वेरिएबल में रखो, और वो जो आपने पहले वेरिएबल की टेम्प के अंदर रखी थी वो उठा के सेकंड वेरिएबल में रख दो, तो वो तो बहुत ईजी फंक्शन है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलें जी, इसको अब मैंने किया रिमूव। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं इन्होंने क्या नेक्स्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ये सारा मैंने आपको करवा दिया, ये सारा मैंने आपको करवा दिया, याद है ना आपको, मैंने अभी भी आपको सारा करवाया। अब ये देखो ये पॉइंटर के बारे में बता रहा सारा, ये मैंने आपको डिटेल से सारा कुछ करवा दिया, पॉइंटर को स्वैपिंग करना भी सिखा दिया आपको सारी। अब यहाँ भी आपको कह रहा जी आपने एक फंक्शन यूज़ करना और फंक्शन के ज़रिए अपनी चीज़ों को जो है वो आपने वो कॉलिंग करनी है उसकी सारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक फ़ंक्शन करने के लिए कहा है हमें, वो फंक्शन हम करें। चलें तो ये करता हूँ, मैं एक फ़ंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको। कहता मान लो आपके पास ना, कहता आपके पास ना एक पॉइंटर है, ठीक है, और उस पॉइंटर का नाम है str, जिसके अंदर आपने एक जो है वो स्ट्रिंग रखी हुई है, और वो पॉइंटर आपने एक अरे बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, एक अरे, और अरे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर करवा दिया है। ठीक है, मान लो इस अरे का साइज मैंने 30 रख लिया। 30 का मतलब क्या है, इस अरे के अंदर 30 जो है वो करैक्टर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों हमारी ज़रूरत यह है कि हमने इस मैसेज को जो है ना अपर केस में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कन्वर्ट जो है अपना एक फंक्शन बनाओगे खुद का, और उसको ये जो वेरिएबल है ना, ये जो str पॉइंटर है जिसकी वैल्यू आपने अपर केस में कन्वर्ट करनी है, इसको आप एज ए रेफरेंस पास कर दोगे। तो किसी भी फंक्शन को कैसे क्या चीज़ें पास करते हैं ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर 7, 8, 9, 10 में मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से सिखाई हुई हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको पहले देख लो। तो मैंने ये कन्वर्ट नाम का पहले फंक्शन बना लिया, तो यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं रिटर्न टाइप वाइड, और फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है कन्वर्ट। इस कन्वर्ट फंक्शन के अंदर मैंने डाटा टाइप कौन सी यूज़ करनी है, जो मेरे वेरिएबल की डाटा टाइप है, तो मेरे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या कैर, और आगे मैंने लिख दिया स्टैटिक str।
ठीक है। अब क्या हुआ ये दोस्तों, ये जो str है ये हमने एज ए पैरामीटर जब पास करेंगे तो ये str की जो पूरे का पूरा मैसेज है ना ये उठ के जाके ऊपर इस str में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोस्तों अब इस str के अंदर जितने कैरेक्टर है ना उन सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लूप लगाएंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे और इस वाइल लूप के अंदर दोस्तों कंडीशन लगाएंगे कि ये कब तक चलती रहे, जब तक दोस्तों इस str के अंदर नल नहीं आ जाता, यानी जब तक ये कैरेक्टर ख़त्म नहीं हो जाते। दोस्तों नल की निशानी क्या है, मैंने आपको बताया हुआ ना, नल की निशानी ये है कि जहाँ पे नल आता है ना वहाँ पे ऐसे \0 आ जाता है। क्या आ जाता है, \0। तो मैंने कहा जो मेरा ये str है ना, str ये जो str है, ठीक है, ये str आप स्टैटिक लगाओगे। स्टैटिक लगाने से क्या होता है, स्टैटिक लगाने से दोस्तों आपको वैल्यू मिल जाती है उस चीज़ की। क्या मिल जाती है, उस चीज़ की वैल्यू मिल जाती है। तो आपने कहा स्टैटिक str के पास जो वैल्यू है, यानी जो भी कैरेक्टर है, स्टैटिक str दोस्तों बेसिकली आपका 1 बाय 1 कैरेक्टर उठाएगा। पहले पहला कैरेक्टर उठाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 1 बाय 1 कैरेक्टर उठाएगा। मैंने कहा इसने जो भी कैरेक्टर उठाया ना, क्या वो कैरेक्टर इक्वल टू, मैंने कहा जो भी इसने कैरेक्टर उठाया ना वो नॉट इक्वल टू हो, यानी वो कैरेक्टर इक्वल ना हो किसके, \0 के, यानी नल कैरेक्टर के। तो अगर ये नल कैरेक्टर इक्वल नहीं होगा तो फिर हम अंदर आएंगे और अंदर आके चेक करेंगे इफ़ क्या इज़ लोअर का मतलब होता है क्या ये लोअर केस में कोई क्या स्टैटिक str। अब स्टैटिक str के अंदर क्या है, स्टैटिक str के अंदर मान लो पहली दफ़ा क्या है, ये है w, तो ये चेक करेगा क्या इज़ लोअर। दोस्तों ये फंक्शन है, अगर ये ना आप इसको जो भी यानी कैरेक्टर दोगे ना, अगर वो कैरेक्टर छोटा होगा ना, यानी लोअर केस के अंदर होगा, तो ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों जो आपने इसको कैरेक्टर दिया अगर वो लोअर केस में कन्वर्ट यानी लोअर केस नहीं है, यानी छोटा नहीं है, बड़ा है, तो फिर ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब पहले दफ़ा इसको मिला w, तो w क्या लोअर है, नहीं, तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगली दफ़ा इसको मिला e, तो e क्या लोअर केस में है, यस, तो ये इफ़ कंडीशन अंदर आएगा। अंदर आगे ये क्या करेगा, ये स्टैटिक str को जो है वो अपर केस वाला कैरेक्टर दे देगा। तो अपर केस वाला कैरेक्टर कैसे हम देंगे, उसके लिए हम लिखेंगे टू अपर। ये टू अपर क्या करता है, इसके अंदर दोस्तों आप जो भी कैरेक्टर दोगे ना ये उसको अपर केस में कन्वर्ट करके जो है आपको वापस कर देगा। तो मैंने कहा स्टैटिक str के अंदर जो भी कैरेक्टर पड़ा हुआ ना, तो स्टैटिक str के पास क्या है e, तो दोस्तों ये फंक्शन उस e को जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर कैपिटल में कन्वर्ट करके अगेन उसी पोजीशन पे, यानी इस e वाली पोजीशन पे वापस पुट कर देगा। यानी आप ऐसे समझ लें ये e ना ऐसे कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ये ऐसे हुआ बेसिकली हमने, यानी उसी कैरेक्टर को उठा के उसे कैपिटल में कन्वर्ट करके अगेन उसी जगह पे वापस रख दिया। ठीक है, ये हम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ये इफ़ कंडीशन चल के बंद होगी उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाइल चूँकि आगे कंटिन्यू करेगी, यानी आप पहले ये फर्स्ट करो ई पे खड़े हो, अब आपने ई से आगे एल पे जाना है। तो दोस्तों एल पे कैसे जाओगे, अगर आप अपने str को एक स्टेप आगे मूव करोगे, यानी मान लो कि आप ई पे खड़े हो, तो ई से अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा। तो एक स्टेप आगे मूव करने के लिए आपको अपना जो str पॉइंटर है उसको प्लस यानी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट करने से क्या होता है, ये एक स्टेप आगे चला जाता है। ठीक है, चलें इतना आपने कर लिया, बस इतना काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, इस फंक्शन के बाद आपने अपने str की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। तो आपने कहा सिंपल str, ठीक है, तो str की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा कहता है जी, कहता है एरे मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद अ ब्रेस इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स। ओके, str एक मिनट, ठीक है, अब करते हैं अगेन। हाँ ठीक है, ओके। तो ये देखो दोस्तों, सॉरी आपने यहाँ पे जो ये जो अरे बनानी है ना, इसको पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं करना है, यानी इसे पॉइंटर अरे नहीं बनाना, सिंपल अरे बनाना है। ठीक है, चलें जी। उसके बाद यहाँ पे देखें दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, देखें सारे का सारा उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम अपनी किसी भी चीज़ को जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इन बिल्ट इन फंक्शन को यूज, या बिल्ट इन फंक्शन है इज़ लोअर टू अपर, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और ये सारा हमने कर लिया है। ये देखो ये इन्होंने अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, यही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको ये करके दिखाया। ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा ट्रिकी किया हुआ है, मैंने देखें कि थोड़ा इजी करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, हैंड आउट से कर लें, या चाहे ऊपर से कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अब यहाँ भी इन्होंने दो एक्सरसाइज के तौर पर जो दो आपको प्रोग्राम दिए हैं कि कह रहे हैं जी, पहला प्रोग्राम ये है कि इसी प्रोग्राम को आपने मॉडिफाई करना है और इस प्रोग्राम के अंदर ने अपनी यूज़र से, ये जो आप स्ट्रिंग खुद दे रहे हो ना, ये जो आप खुद दे रहे हो वैल्यू खुद नहीं देनी, आपने ये वैल्यू यूज़र से लेनी है, देन फिर उसको जो है वो अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो आपने एक ये टास्क करना है खुद से, और दूसरा आपने ये करना है कि आपने यूज़र से एक वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू लेके उसको भी जो है वो अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों में से चाहे आप एक ही सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ये ऊपर वाला प्रोग्राम कर लो, जिसमें आप क्या करोगे, आपने इसी प्रोग्राम को जो है वो
कन्वर्ट करना है, यानी सिंपल कुछ करना नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन ये करनी है कि आप ये वैल्यू जो खुद से दे रहे हो ना, इस वैल्यू को आपने खुद से नहीं देना, बल्कि यूज़र से लेके जो है फिर देन जो है उस मैसेज को, जो यूज़र आपको मैसेज देगा उस मैसेज को आपने जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। सो ये आपका लैब टास्क है, इसको आपने प्रैक्टिस करें और देखें क्या आपको यानी प्रोग्राम करना आता है या नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो फिर ये जो मैंने प्रोग्राम करवाया इसको देखें कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, पहले खुद करें फिर यहाँ से देखें, तो उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो इस तरह जो छोटे छोटे प्रोग्राम करवाता हूँ इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।